Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic effects of inflation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के ऊपर। Inflation affects different people differently. This is because of the fall in the value of money. When prices rise or the value of money falls, some groups of the society gain, some lose and some stand in between. डिफरेंट वे में डिफरेंटली अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन, क्योंकि होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है किसी भी इकोनॉमी में तो जो उसकी वैल्यू ऑफ मनी है वो लगातार क्या होती है, उसका इकोनॉमी की वैल्यू ऑफ मनी लगातार कम होती चली जाती है। और जब मनी वैल्यू फॉल होती है, प्राइस राइज होते हैं, तो इससे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स जो है सोसाइटी के उनको एडवांटेज होता है, जबकि कुछ को नुकसान होता है और कुछ ना तो फ़ायदे में होते हैं और ना ही नुकसान में होते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को तीन पर्टिकुलर कैटेगरीज पर। सबसे पहला ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा ऑन द सोसाइटी एज अ होल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जनरली होता क्या है, जितने भी पर्टिकुलर पर्सन्स हैं उन में से हर कोई इन्फ्लेशन के इफेक्ट को प्रॉपर्ली एंटिसिपेट और प्रोटेक्ट करने में एबल नहीं होता है, और इसी वजह से वो अपने इकोनॉमिक बिहेवियर को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्या होता है इसका रिजल्ट, कुछ पर्सन्स को तो गेन होता है और बाकी जो लोग हैं उनको लूज़ करना पड़ता है, उनको नुकसान होता है। और नेट रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को ऑन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें से सबसे पहला है दैट इज़ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। पहले बात करते हैं हम अबाउट द डेटर्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस डेटर्स गेन एंड क्रेडिटर्स लूज, क्योंकि जब प्राइस राइज होते हैं जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉल होती है। क्योंकि डेटर्स की हम बात करें तो उन्हें उतना ही अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न हो रहा है जितना उन्होंने एज अ लोन लिया है, उतना ही उन्हें अमाउंट ऑफ मनी वापस करना है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में बात करी जाए तो वो कम पे करते हैं, क्योंकि जो मनी की वैल्यू है वो क्या है, कम है। जब उन्होंने मनी को बोरो किया था, जिस टाइम उन्होंने मनी को बोरो किया था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले आज की डेट में यानी कि जब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कम है। इसका मतलब जो डेट का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है और डेटर्स को गेन होता है। जबकि उसके अपोजिट हम अगर क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, दे लूज ऑल्दो दे गेट बैक द सेम अमाउंट ऑफ मनी विच दे लेंट। भाई जितना उन्होंने उधार दिया था उतना उन्हें वापस मिल जाता है। लेकिन अगर मैं मनी के टर्म्स में बात करूं, रियल टर्म्स में बात करूं, तो वो कंपैरेटिवली कम अमाउंट रिसीव करते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार फॉल हो रही है। इसी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है वेल्थ का इन फेवर ऑफ डेटर्स एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सैलरीड पर्सन्स। अब सैलरीड पर्सन की अगर बात करी जाए तो जैसे कि क्लर्क्स हैं, टीचर्स हैं, अदर वाइट कॉलर पर्सन्स हैं, उनको तो लूज ही करेंगे वो, क्योंकि क्या होता है कि उनको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है और जो प्राइस राइज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स सैलरी है वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसी वजह से जो सैलरीड पर्सन्स हैं वो लूज़ करते हैं। वेज अर्नर्स की बात करें तो जो वेज अर्नर्स हैं वो गेन भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस स्पीड से उनके जो वेजेस हैं वो राइजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे हैं। अगर उनकी यूनियंस स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर क्या होगा, वो अपने वेजेस को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से लिंक कर सकते हैं, और जब लिंक कर देंगे तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग उनके वेज रेट भी बढ़ेंगे और वो क्या रहेंगे, इन्फ्लेशन का उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उनके ऊपर इसका एक बैड इफेक्ट पड़ता है और वो लगातार लूज करते रहते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड इनकम ग्रुप की बात करते हैं ना,
द रेसिपिएंट्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड सो ऑन, एंड रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेंट लाइव ऑन फिक्स्ड इनकम्स। इसमें हम इन लोगों को काउंट करते हैं जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप में काउंट होते हैं ना, जैसे जिनको पेंशन मिल रही है, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिल रहा है, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या जो रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, या जिनको रेंट मिल रहा है, तो इनकी इनकम कैसी होती है? इनकी इनकम फिक्स्ड होती है। पेंशनर्स हैं उनको फिक्स्ड पेंशन मिलती है, जो रेंटियर क्लास है उनको इंटरेस्ट और रेंट फिक्स्ड पेमेंट के हिसाब से रिसीव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिक्योरिटीज़ को बियर कर रहे हैं उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फिक्स्ड रेट से मिल रहा है, डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिपॉजिट्स पर भी फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो जितने भी ये पर्सन्स हैं, क्योंकि इनको फिक्स्ड इनकम मिल रही है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से ये क्या करेंगे? लूज़ करेंगे, क्योंकि इनको फिक्स्ड पेमेंट मिल रही है और मनी की जो वैल्यू है वो लगातार कम हो रही है प्राइस के राइज होने की वजह से, इसी वजह से ये लूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमें ना, नेक्स्ट इज इक्विटी होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। जब इक्विटी होल्डर्स की बात करते हैं तो इक्विटी होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक अवेलेबल होते हैं वो इक्विटी होल्डर्स कहलाते हैं। इनको क्या होता है? इनको फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन के टाइम पर, क्योंकि जब प्राइस राइज होते हैं तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो लगातार एक्सपेंड होती चली जाती हैं और उसकी वजह से उनकी डिमांड भी बढ़ती है मार्केट के अंदर। डिमांड बढ़ने से सेल्स बढ़ती है और सेल्स बढ़ने से उनका प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता है रेवेन्यू के इंक्रीज होने की वजह से। और प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो उसका फ़ायदा किसे मिलता है? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका डिविडेंड क्या होता है? बढ़ जाता है और प्राइस के मुकाबले बहुत फास्टर रेट से इक्विटीज़ पर डिविडेंड लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो तो लूज़ करते हैं इन्फ्लेशन टाइम पर। लेकिन जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनको क्या होता है? इसका फ़ायदा मिलता है, दे आर टेकिंग अ एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें या रियल एस्टेट होल्डर्स की बात करें, राइजिंग प्राइजेस के टाइम पर उनको फ़ायदा ही होता है, दे गेन। जैसे प्रोड्यूसर्स की बात करी जाती है, जब प्राइजेस राइज होते हैं तो जो इनकी इन्वेंट्रीज के वैल्यू है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और वो क्या करते हैं? उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब उनके पास जो स्टोर्ड कमोडिटी होती हैं उनको सेल करते हैं और उनसे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ट्रेडर्स के साथ में भी यही बात होती है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करी जाए तो ट्रेडर्स भी इस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और जो होल्डर्स हैं रियल एस्टेट के वो भी प्रॉफिट को अर्न करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पर, क्योंकि जो लैंडेड प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो जनरल प्राइस लेवल के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे कि जो रियल एस्टेट होल्डर्स हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर हम, द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि जो खेती कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब 3 टाइप के एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो गए, पीजेंट प्रोप्राइटर्स हो गए और लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो गए। लैंडलॉर्ड्स की बात करें तो उनको लॉस होता है, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड रेंट मिल रहा है केवल, और फिक्स्ड है तो ऑब्वियस है प्राइस राइज होने से उनको लूज़ होगा, वो लूज़ करेंगे। लेकिन जो पीजेंट प्रोप्राइटर्स हैं, जो जिनके पास खुद का लैंड है और खुद ही वो कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो फार्मर्स लगातार गेन करते हैं, क्योंकि जो फार्म प्रोडक्ट्स के प्राइजेस हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट होता चला जाता है। और अगर बात करी जाए लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स की, तो इसका इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फार्म ओनर्स के द्वारा उनके वेजेस उस रेशियो में इंक्रीज़ नहीं किए जाते हैं, उनको फिक्स्ड रेट से ही वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कह सकते हैं ना मतलब कि इनकम है वो एक तरीके से फिक्स्ड रहती है और वो लूज़ करते हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पर हम इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Inflation causes misallocation of resources when producers divert resources from the production of essential to non-essential goods from which they expect higher profits। यानी कि होता क्या है, रिसोर्सेज को गलत तरीके से एलोकेट करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं एसेंशियल से नॉन एसेंशियल गुड्स की तरफ, जहाँ से उनको हायर प्रॉफिट को अर्न करने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसी वजह से रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होता है, ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर। दूसरा इफेक्ट है इसका चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है वो चेंज हो जाता है प्रॉपर्ली, क्योंकि होता क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे होल्ड अ स्मॉलर स्टॉक ऑफ रियल मनी होल्डिंग अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड कंटेंजेंसीज दे बिफोर।
They devote more time and attention to converting money into inventories or other financial or real assets. It means that time and energy are diverted from the production of goods and services and some resources are used wastefully. यानी कि सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन वो अपने मनी को कन्वर्ट करने में इन्वेंट्रीज या अदर फाइनेंशियल रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो टाइम एंड एनर्जी है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डाइवर्ट होकर कहीं और चली जाती है और रिसोर्सेज का वेस्टफुल वे में यूज होना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पर। तीसरा है इसके अंदर रिडक्शन इन प्रोडक्शन। ऑब्वियस है क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइस के राइज होने की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ क्या होता है जो इनपुट्स के कॉस्ट है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी राइज होना शुरू हो जाती है और एक तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो जाता है, एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और इसी वजह से प्रोडक्शन को रिड्यूस करना शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम इसमें। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द फॉल इन क्वालिटी। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की वजह से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो सब स्टैंडर्ड कमोडिटीज़ को सेल करना और प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके और इसी वजह से कमोडिटीज़ में एडल्ट्रेशन की एक दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और क्वालिटी कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। इन्फ्लेशन की वजह से क्योंकि डिमांड तो एग्जिस्ट करती ज़्यादा होती है, सप्लाई होती है कम, तो बहुत सारे लोग फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइस राइज होने की एक्सपेक्टेशन के साथ में कमोडिटीज़ को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक कमोडिटीज़ की आर्टिफिशियल स्कार्सिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अवेलेबिलिटी तो है लेकिन होल्डिंग करने से, स्टॉक करने से एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर और उसकी वजह से उन गुड्स के प्राइजेस अनएक्सपेक्टेड वे में और ज़्यादा तेज़ी से राइज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग के अंडर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ द रिडक्शन इन सेविंग। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उसका क्या होता है ना, प्राइजेस बढ़ते हैं तो लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। पहले के मुकाबले आप कम प्राइस में परचेज कर रहे थे गुड्स को, लेकिन अब ज़्यादा प्राइस में परचेज कर रहे हो तो इससे क्या होता है, जो आपकी सेविंग है उस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और आपकी सेविंग कम होना शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से प्रोडक्शन पर इसका एक इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है प्रोडक्शन पर, दैट इज हिंडर्स फॉरेन कैपिटल। Inflation hinders the inflow of foreign capital because of rising cost of material and other inputs make foreign investment less profitable। भाई फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट कब करता है, जब आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, लेकिन इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है क्योंकि मटेरियल महंगा हो जाता है, लेबर महंगी हो जाती है, जो भी इनपुट्स या नॉन इनपुट्स फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कम प्रॉफिटेबल होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है। Now come to the next one and this is about the other effects। अदर इफेक्ट्स में हम यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट की बात करी जाती है तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्ली अफेक्ट करता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है तो गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के बेसिस पर इन्फ्लेशनरी फाइनेंस को फोकस करती है, क्योंकि जो लोगों की इनकम है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है इनकम और कमोडिटीज़ पर। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो प्राइस राइज की सिचुएशन में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप अपने टैक्सेस इंक्रीज़ करना शुरू कर दीजिए। तो यही गवर्नमेंट करती है और इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दूसरा इफेक्ट की बात करते हैं हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, वो डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो रहा था इससे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब प्राइजेस राइज होते हैं बहुत तेज़ी से तो होता क्या है कि जो हमारे गुड्स के प्राइजेज हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के गुड्स के कंपेरिजन में महंगे हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम होनी शुरू होती है और फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से आपका इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाता है।
और इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अनफेवरेबल हो जाता है किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब प्राइजेस राइज होते हैं होम कंट्री में फॉरेन कंट्री के मुकाबले, तो इसकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या जाता है, लोअर हो जाता है। फॉरेन करेंसी के मुकाबले में हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिवैल्यूएट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द कोलैप्स ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन आपका हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो आपकी मनी की वैल्यू है वो कई गुना, एक दिन में कई गुना फॉल होना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से जो कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है उस पर या उसके कोलैप्स होने की नौबत तक आ जाती है। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर ऐसा हुआ था, जब उसको हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को फोकस करना पड़ा था, उसको फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट है इसके अंदर, इन्फ्लेशन इज सोशली हार्मफुल। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हार्मफुल होती है, क्योंकि रिच और पुअर के बीच की जो खाई है, गल्फ है, उसको ये इंक्रीज करते चली जाती है। क्योंकि जो रिच पर्सन है वो तो इसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या होता है, और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। उनको ज़्यादा प्राइस पर प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, जिसके वजह से उनके पास सेविंग और कम होती चली जाती है। जो अमीर पर्सनस हैं या जो रिच पर्सनस हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को अर्न करने की वजह से एक लालच से जाता है प्रॉफिट अर्न करने का, तो होर्डिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में, एडल्ट्रेशन में, या स्टैंडर्ड कमोडिटीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेकुलेशन में, इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। करप्शन भी हर जगह फैल जाता है, और इससे क्या होता है, जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में खाई बढ़ती चली जाती है, और सोशली ये एक हार्म क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल। राइजिंग प्राइसेस ऑल्सो एनकरेज एगिटेशन एंड प्रोटेस्ट बाई पॉलिटिकल पार्टीज अपोज टू द गवर्नमेंट। यानी एक तरीके से अपोजिशन को भी मौका मिल जाता है गवर्नमेंट को घेरने का। अगर प्राइस लगातार राइज हो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्रेशर बनाती हैं, एक पॉलिटिकल प्रेशर आता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पर, अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के गिरने तक की नौबत हो जाती है अगर इन्फ्लेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया जाता है। और ऐसा हो चुका है बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ में, जिन्हें इन्फ्लेशन की वजह से सेक्रीफाइस करने पड़े हैं। So these all are the different effects of inflation. Okay, thank you.